हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूके पीएससी के डेली न्यूज़ एनालिसिस में। तो एज़ यूजुअल जो हम करते हैं हम वही करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यस्टरडे क्वेश्चन को देखेंगे, वन लाइनर न्यूज़ को देखेंगे, जो मैंने कल रिवर दी थी उसको भी हम डिटेल से देखेंगे और उसके बाद फर्दर हम क्या देखेंगे, ये क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन ये न्यूज़ आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्री और मेन्स दोनों के लिए है। ग्रीन सेस आपको पता है, हम इसका पिछले डीएनए में मतलब कुछ दिन पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन अब क्या हुआ है कि सरकार ग्रीन सेस लेना शुरू कर दिया है सरकार ने। ठीक है, तो इसमें जो जो टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, जैसे फास्टैग है, ठीक है, और एक टेक्नोलॉजी और भी है, उसको हम डिटेल में पढ़ लेंगे। वो प्रीलिम्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कई बार टर्मिनोलॉजी बेस्ड प्रीलिम्स के क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पर अगर एक क्वेश्चन आता है तो आपका ये क्वेश्चन इजीली ही आप इसको क्या कर पाएंगे, टैकल कर पाएंगे। और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम ई गवर्नेंस की ओर बढ़ते जा रहे हैं लगातार, और सरकार के प्रयासों से हम क्या कर रहे हैं, इसकी प्राप्ति कर रहे हैं ई गवर्नेंस की। ठीक है, तो जैसे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन मेंस में आते हैं कि सरकार के ऐसे क्या कदम है, तो आप यहाँ पर भी बता सकते हैं कि सरकार लगातार पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए, ठीक है, कैसे उपयोग मतलब कैसा काम कर रही है। तो आप उसमें ग्रीन सेस का एग्जांपल दे सकते हैं, और ग्रीन सेस में यूज़ होने वाली जो टेक्नोलॉजी है उसका एक अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, जो दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है भीषण आपदा से रिलेटेड है, लेकिन इस न्यूज़ में यहाँ पर जो टाइटल लिखा गया है इसके ठीक उलट है। मतलब अब क्या होगा कि हल्की फुल्की बारिश से भी क्या होगी, भीषण आपदा आने के खतरे हैं। मतलब यहाँ पर जो भारत के उत्तराखंड के जितने भी भूगर्भिक संस्थान हैं उन्होंने ये रिपोर्ट जारी करी है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हो जाती है आपके प्री और एज वेल एज मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इक्वली इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए। और इंटरव्यू में भी आपके पास ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि उत्तराखंड क्या है, एक आपदा पूरा का पूरा एरिया है। ठीक है, चाहे आप भूकंप लें, चाहे आप भूस्खलन लें, ठीक है, चाहे आप ग्लेशियर फटने वाली बात लें, बाढ़ आने वाली बात लें, ठीक है, जो मैदानी भागों में की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, तो ये क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है आपके लिए, ये इंटरव्यू के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, जो तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और ये आप इसको एज ए योजना की तरह भी देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के बारे में आज बहुत ही डिटेल में एक आर्टिकल आया था। वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, मतलब प्री एज वेल एज मेन्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप डीएनए में लगातार क्या करते हैं, प्रीलिम्स ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ते हैं, मेंस ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ते हैं, और साथ में क्या करते हैं, इंटरव्यू ओरिएंटेड क्या पढ़ते हैं, कंटेंट भी पढ़ते हैं। जो ये पांचवी न्यूज़ है, यहाँ से इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ें शुरू हो जाती हैं, और इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ें इतनी डिटेल में और इतनी हाई क्वालिटी की न्यूज़ होती हैं कि ये आपके एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब आप जीएस पेपर 1 की बात करते हैं, जीएस पेपर 2 की बात करते हैं, जीएस पेपर 3 की बात करते हैं, और जीएस पेपर 4 की बात करते हैं। आज तो जीएस पेपर 1 से भी एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, ठीक है, वो ये वाली न्यूज़ है कि स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट ने क्या करा है, भारत की 3 पुरातात्विक जो मूर्तियां हैं, जैसे नटराज की मूर्तियां हैं और 2 और मूर्तियां हैं चोल साम्राज्य की, उनको वापस देने की बात करी है। तो आर्ट एंड कल्चर से भी आज क्या है, जीएस पेपर 1 से, या आप प्रीलिम्स के लिए भी बोल सकते हैं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट ये तीनों स्कल्पचर हैं। ठीक है, और हड़प्पा को कैसे इंटरलिंक करा हुआ है यहाँ पर, ये बड़ा ही देखने वाली चीज़ है कि कैसे जो इंग्लिश न्यूज़पेपर होते हैं वो बहुत ही अच्छा एक कंटेंट आपको देते हैं। ठीक है, तो बहरहाल यहाँ पर जो पांचवी न्यूज़ है वो लोकसभा अध्यक्ष पर क्या हुआ है, अविश्वास नोटिस आया है। तो हम इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव। जब भी लोकसभा स्पीकर पर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वो होती है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें रूपरेखा होती है, वो कैसे होती है, तो इसमें भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पर कुछ आर्टिकल होंगे वो आपके प्रीलिम्स से रिलेटेड होंगे, और मेंस से तो ये पेपर सीधे जीएस पेपर 2 से रिलेट करता है। ठीक है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आपके लिए है। ठीक, अब अगर आप छठवीं न्यूज़ की तरफ देखते हैं तो आर्थिक सुरक्षा विदेश नीति, तो यहाँ पर बताया गया है कि कैसे अब जो सरकारें हैं, जो विभिन्न देशों की सरकारें हैं, वो आर्थिक रूप से सशक्त होकर ही क्या बना रही है, अपनी विदेश नीति को तय कर रही है। पहले क्या होता था, पहले ये नहीं होता था कि अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो आपकी विदेश नीति भी उसी दिशा में बढ़ेगी। लेकिन अब वर्तमान तौर पर यहाँ पर लेखक ने या आर्टिकल ने बताया कि 2017 के बाद कैसे बाइडेन या जब पिछले टर्म में अपने ट्रंप थे और उसके बाद बाइडेन आए थे, तो कैसे उस टाइम के बाद और भारत ने भी इसमें अपने को क्या करा है, चेंज करा है। मतलब अगर भारत की आर्थिक सुरक्षा बढ़ी है, ठीक है, आर्थिक दृष्टिकोण से भारत मजबूत हुआ है, तो उसकी डायरेक्ट इंपैक्ट किस में देखने को मिला है, विदेश नीति पे देखने को मिला है। तो ये आर्टिकल भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए, जीएस पेपर 2
जीएस पेपर 2 जो हमारी क्या है इंटरनेशनल रिलेशन है, ठीक है, वहाँ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो ये वाली न्यूज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखो यहाँ पर कुछ टर्म्स बड़े ही क्या हुए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ हुए, जैसे नैरो एआई आपको पता नहीं होगा कि नैरो एआई क्या होता है, ठीक है। अब आप इस आर्टिकल में देखेंगे कि क्या होता है नैरो एआई, देखो नैरो एआई क्या होता है, ठीक है, नैरो एआई। तो ये आर्टिकल क्या है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, किसने जो हमारे लेखक हैं उन्होंने क्या करा है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं और उनके ही आंसर उन्होंने खुद दिए हैं, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल है ये इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ है, ये आर्टिकल भी मैं साथ में लाया हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि आपको बहुत डायमेंशन में दिखेगा कि एआई का यूज़ कैसे हो सकता था, कैसे हर कोई क्या कर रहा है, एआई को बढ़ाने की बात कर रहा है, लेकिन एआई में जो सुरक्षा की बात है वो बहुत ही कम लोग इसके बारे में सोच पा रहे हैं, ठीक है। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए न्यूज़ है, ठीक। फिर ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो हमारे 3 पुरातात्विक स्कल्पचर मतलब वो है मूर्तियाँ हैं वो किसको मिलने वाली हैं, भारत को वापस मिलने वाली हैं। तो मैं क्षमा चाहूँगा, ये तो कल हमने सेबी पढ़ लिया था, डिटेल में पढ़ लिया था, तो आज ये सेबी को हम स्किप कर देंगे पूर्ण तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे वैसे आप लोगों के कमेंट धीरे धीरे घट रहे हैं और ये बड़ा ही चिंताजनक एक विषय है ना। ये नहीं होना चाहिए था क्योंकि मैं आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा हूँ, मतलब प्रीलिम्स 360 भी रोज़ लाने की कोशिश कर रहा हूँ और जो डीएनए है वो भी लाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आपके लगातार क्या हो रहे हैं, कमेंट घट रहे हैं। तो ये एक चिंता का विषय मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। शायद आपको ये कंटेंट पसंद नहीं आ रहा होगा, ठीक। खैर कुछ लोगों को तो पसंद आ ही रहा होगा, है ना, उनके लिए ही मेहनत कर लेते हैं, ठीक। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे से टारगेट यूकेपीएससी में जुड़ सकते हैं सीधे। अगर आपको जैसे कोई मेंस का क्वेश्चन दिया जाता है डीएनए में, तो आप उसका मुझे क्या करा सकते हैं, आंसर चेक करा सकते हैं। कहाँ पर, टारगेट यूकेपीएससी में। यहाँ पर आपको एक यूज़र नेम मिलेगा, वहाँ पर आप मुझे डायरेक्टली ही क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे झेलम नदी को। झेलम नदी का पुराना नाम क्या है, वितिस्ता है, ठीक है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक हमारे पास नदी है। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ये शेषनाग झील से, बेरीनाग झील से या बेरीनाग झरने से क्या होती है, उद्गमित होती है, ठीक है। ये जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पर एक क्या झील है हमारे पास, वुलर झील। एक बार ये क्वेश्चन में आया था कि वुलर झील को कौन सी नदी से पानी मिलता है, तो झेलम नदी से पानी मिलता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आता है कि तुलबुल परियोजना का संबंध किस नदी से है, तो झेलम नदी से है, ठीक है। उसके बाद बारामूला भी इसी नदी के किनारे पर है, इसमें उरी डैम भी है और मंगला डैम भी है, देखो ये इंपॉर्टेंट है। और फर्दर ये चेनाब में मिल जाती है। तो इसकी जो एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो है किशन गंगा, ठीक है। किशन गंगा को और किस नाम से जाना जाता है, तो नीलम नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक क्या है, जब हम क्या करते हैं, जैसे अगर कोई जम्मू कश्मीर पीसीएस वाला होगा तो वो और डिटेल में पढ़ेगा इसको, लेकिन हम क्या करेंगे, इसका एक ओवरव्यू ले रहे हैं। तो ये हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखो एक तो हमारे लिए वुलर झील इंपॉर्टेंट है कि वुलर झील जो नदी पानी लेती है वो कौन सी नदी से लेती है, तो वो झेलम नदी से लेती है, ठीक है। जो तुलबुल परियोजना है वो कौन सी नदी पर है, तो वो भी झेलम नदी पर है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बारामूला जो एरिया है वो किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है, तो झेलम नदी के किनारे पे बसा हुआ है। और झेलम नदी में कौन से 2 डैम है जो बड़े इंपॉर्टेंट है, तो एक उरी डैम है और एक कौन सा डैम है, मंगला डैम है, ठीक है। और इसकी एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन है, किशन गंगा है। किशन गंगा को हम किस और नाम से जानते हैं, तो नीलम नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज भी बताता हूँ कि श्रीनगर के उत्तर में कौन सी 2 झीलें, ये एक बार क्वेश्चन में आया था, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडी के क्वेश्चन में आया था। इंडी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखोगे तो वहां पर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो श्रीनगर के उत्तर में कौन सी झीलें, तो डल झील और अंचार झील है। ये कभी भी आपके पीसीएस में आ सकता है कि डल झील श्रीनगर के उत्तर में है, पूरब में है, पश्चिम में, तो ये उत्तर में है, ठीक है। जो अपनी क्या है झेलम नदी है उसके भी उत्तर में है ये, ठीक। तो ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट नदी थी, ठीक है, जिसको यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। अब मैं आपको एक नई नदी देता हूँ, ठीक है। वो नई नदी कौन सी हो सकती है, तो वो नई नदी है आप मुझे सतलज व्यास नदी के बारे में तो खैर ज़्यादा कुछ है नहीं, तो चलो आज इसको देख लेते हैं, इतना ही बहुत है। आज झेलम नदी के बारे में आप देख लो, ठीक है। कल हम कुछ और नदी के साथ आएंगे आपके साथ, है ना। तो आपके लिए कुछ वन लाइनर न्यूज़ हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज़ हैं आपके लिए। जैसे संयुक्त राष्ट्र ने गंभीर रूप से संकटग्रस्त अर्बियम तेंदुए के संरक्षण के लिए 10 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय अर्बियम लेपर्ड दिवस घोषित किया। तो ये एक नया दिवस है, ठीक है। 10 फरवरी को ही हम क्या मनाते हैं, विश्व दलहन दिवस मनाते हैं ना, विश्व दाल दिवस मनाते हैं। कल हमने इस पर चर्चा भी करी थी, ठीक है। कल का लेक्चर भी बहुत कम लोगों ने देखा। मैं आपको बताना चाहूँगा कल का लेक्चर भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था,
है ना। तो आप उसको एक बार देख लेना, जिन्होंने भी कल का लेक्चर नहीं देखा उसको जरूर देखना, ठीक है। तो वहाँ पर ये हमने दलहन दिवस के बारे में देखा था, विश्व दलहन दिवस के बारे में देखा था। लेकिन 10 फरवरी को एक और दिवस मना रहे हैं, क्या मना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय अर्बियम लेपर्ड दिवस मना रहे हैं हम, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। दूसरी जो वन लाइनर न्यूज़ है वो है, भारत और ग्रीस ने रक्षा उद्योग सहयोग बढ़ाने हेतु 5 वर्षीय रक्षा उद्योग रोड मैप और सैन्य सहयोग योजना पर सहमति की है। तो ये आपको पूछ सकता है कि 5 वर्षीय रक्षा औद्योगिक रोड मैप किसके साथ भारत ने बनाया है, तो वो किसके साथ बनाया है भाई, ग्रीस के साथ बनाया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं सबसे पहले यस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दून विश्वविद्यालय में दिए गए वक्तव्य और पुरस्कार वितरण संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला आपके पास कथन है, यह कार्यक्रम प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर नित्यानंद के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। ये बिल्कुल सही है। वो क्या थे, एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। या पर्यावरण से संबंध था उनका, ठीक है। दूसरा है, कार्यक्रम में सतत हिमालयी पर्यावरण पुरस्कार, देखो हम कल इसके बारे में बड़े डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। उत्तरकाशी के जयेंद्र सिंह राणा और अल्मोड़ा के संजय सत्यवली को प्रदान किया गया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है, तीसरा आपके पास कथन है कि मुख्यमंत्री ने सीमांत गांव के से पलायन रोकने के लिए उन्हें वाइब्रेंट विलेज के रूप में विकसित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। तो ये बिल्कुल सही है। तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आपके पास वो थी विश्व दलहन दिवस के परिप्रेक्ष्य में थी, और भारत में दलहन उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ठीक है, ये क्वेश्चन था आपके लिए। आप पहला ऑप्शन है कि संयुक्त राष्ट्र की पहल पर हर वर्ष 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि भारत वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा दाल उत्पादक देश है। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसका भी क्या है, ए ऑप्शन सही है, ठीक है। तो भारत क्या है, सबसे ज़्यादा उत्पादक भी करता है, प्रोड्यूस भी करता है और सबसे ज़्यादा कंजम्पशन भी करता है। क्यों? क्योंकि भारत में शाकाहारी लोगों की क्या है, संख्या ज़्यादा है। शाकाहारी लोगों की संख्या ज़्यादा है और शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और प्रोटीन क्या है, दालों में बहुत इनरिच होता है, मतलब बहुत ही रिच मात्रा में पाया जाता है दालों में। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन था, न्यूज़ थी, ठीक है। अगला जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में सेशल्स किस क्षेत्रीय सुरक्षा समूह का पूर्ण सदस्य बना है? तो कहाँ का बना है भाई? कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का क्या बना है, पूर्ण सदस्य बना है। कौन? सेशल्स। तो मैंने आपको बोला था कि एक बार सेशल्स की लोकेशन देख लेना, मेडागास्कर के ऊपर एक छोटा द्वीप है, ठीक है। तो कैसे भारत यहाँ पर अपने राजनीतिक संबंध बना रहा है छोटे देशों के साथ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है और ग्लोबल साउथ की अवधारणा को क्या कर रहा है, और अच्छा बना रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम उत्तराखंड न्यूज़ को देखेंगे। तो उत्तराखंड न्यूज़ में सबसे पहले देख लेते हैं ग्रीन सेस। तो खबर क्या है, उत्तराखंड बाहरी राज्यों की गाड़ियों से ग्रीन सेस वसूलने वाला देश का पहला राज्य बन गया है जो बिना गाड़ी रोके, मतलब फास्टैग और ANPR की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्नाइजेशन तकनीक द्वारा क्या कर रहा है, अपना कर वसूल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है, जब भी कोई पहला ऐसा राज्य होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है पेपर में आने की, ठीक है। तो प्रथम राज्य कौन है? अपना प्यारा उत्तराखंड है, जिसने क्या करा है, बिना गाड़ी रोके या बैरियर रोके, मतलब बैरियर लगाए क्या करा है, ग्रीन सेस को वसूल किया है। कौन सी तकनीक के द्वारा? तो ANPR ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्नाइजेशन और फास्टैग द्वारा क्या करा है, जो अपना टैक्स है वो वसूल रहा है। कितने स्थानों पर वसूला है? तो 11 चेक पोस्ट बनाई गई हैं, ऐसे शुरुआत में है ये, जैसे नारसन है, आसारोड़ी है और कुल्हाल है। तो ये जहाँ पर क्या लगाए गए हैं, ऐसे चेक पोस्ट लगाए गए हैं। और जो ये चेक पोस्ट हैं वो कहाँ पर है, बॉर्डर वाले एरिया में है, ठीक है। तो किन्हें छूट मिल रही है ग्रीन सेस में? ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, आपके पास क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि जो भी उत्तराखंड की नंबर की गाड़ियाँ होंगी, ठीक है, उनसे ग्रीन सेस नहीं लिया जाएगा। जो दो पहिया परिवहन होंगे, जैसे अपना बाइक है, स्कूटर है ना, तो ये जो जितने भी दो पहिया परिवहन है उनसे भी ग्रीन सेस नहीं लिया जाएगा। जितनी भी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, CNG गाड़ी हैं या हाइब्रिड वाहन है, उनसे भी क्या नहीं लिया जाएगा, ग्रीन सेस नहीं लिया जाएगा। जितने भी कृषि वाहन है, जैसे ट्रैक्टर हो गया, है ना, इनसे भी क्या नहीं लिया जाएगा, ग्रीन सेस नहीं लिया जाएगा। आर्मी, पुलिस और एम्बुलेंस और सरकारी वाहनों से भी क्या नहीं लिया जाएगा, ग्रीन सेस नहीं लिया जाएगा। और कितना अनुमान लगाया है कि इससे कितना रेवेन्यू जनरेट होगा? तो 100 करोड़ रुपए सालाना क्या होगा, इससे ग्रीन सेस रेवेन्यू जनरेट होगा, जिससे सरकार में क्या आएगा, राजस्व की बढ़ोतरी होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। आप इसको GS पेपर 3 से
सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी से भी सीधे जोड़ सकते हैं। और प्रश्न पत्र 3 से ही, जीएस पेपर 3 से ही आर्थिक और सामाजिक विकास में इससे क्या कर सकते हैं आप, कनेक्ट कर सकते हैं। और जीएस पेपर 6 में भी इसको कहाँ पर जोड़ सकते हैं, उत्तराखंड के इकोनॉमी से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहली चीज़ क्या बताता है, ई गवर्नेंस और तकनीकी का उपयोग, मतलब जो अभी हमने यहाँ पर देखा था ना जीएस पेपर 3 से, कि साइंस और टेक में कैसे हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर स्मार्ट पुलिसिंग और परिवहन की बात करी गई है कि कैसे राज्य क्या कर रहा है, एएनपीआर कैमरों का उपयोग कर रहा है। एएनपीआर मतलब ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर फुल फॉर्म भी आ सकती है कि एन का मतलब क्या है, नंबर, पी का मतलब क्या है, प्लेट, आर का मतलब क्या है, रिकॉग्नाइजेशन, ए का मतलब क्या है, ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं प्रीलिम्स में कि कई बार पूछता है कि व्हाट इज द फुल, मतलब एएनपीआर लिखा होगा और इसमें पूछा होगा कि पी की फुल फॉर्म, पी का मतलब क्या है इसमें, तो आप बता सकते हैं कि पी मतलब क्या है, प्लेट है। तो ये क्या दिखा रहा है कि आपको ये क्या दिखा रहा है, ये ई गवर्नेंस की अवधारणा को और बेहतर बनाने की एग्जाम्पल है। ठीक है, और कैसे मानवीय हस्तक्षेप को कम किया जाए और काम में क्या आएगी, इससे पारदर्शिता आएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें दक्षता क्या है कि बिना गाड़ी रोके टैक्स वसूली में क्या लगता है, समय की बचत होती है, बॉर्डर पर जाम नहीं लगता, जिससे कि कार्बन उत्सर्जन भी कम होता है। जब भी बॉर्डर पर जाम लगे ना, तो जो गाड़ियों से क्या निकलता है, कार्बन इमिशन होता है। ठीक है, तो वो और ज़्यादा होता है। तो इससे क्या हो कि जब गाड़ियाँ रुकेंगी नहीं, वो सीधे ही एएनपीआर तकनीक से गुजरेंगी, तो उनसे हम फास्ट टैक्स वसूल लेंगे। तो जब टैक्स वसूल लेंगे तो कार्बन उत्सर्जन भी इतना नहीं होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि राज्य की अर्थव्यवस्था और संसाधन भी क्या होंगे, इससे बढ़ेंगे और संसाधनों का समुचित ढंग से उपयोग होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो राजस्व सर्जन के बारे में कि पहाड़ी राज्य होने के नाते उत्तराखंड के पास आय के स्रोत सीमित है। सालाना 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राजस्व का अनुमान राज्य की आर्थिक स्थिति के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये हमने देखा ही था कि क्या होगा, इससे सरकार ने क्या अनुमान लगाया कि ग्रीन सेस जैसे ही बढ़ेगा तो राज्य में कितना का सर्जन होगा, तो 100 करोड़ रुपए का राजस्व इससे क्या होगा, सृजित होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर पर्यटन प्रबंधन, बाहरी वाहनों पर सेस लगाना एक तरह से ओवर पर्यटन को रेगुलेट करने और इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ने वाले दबाव की भरपाई करना भी है। देखो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ये ओवर टूरिज्म की वाली बात है। अब सोचो, मेरी बात सोचो, माना एक ग्रुप है, 6 आदमियों का एक ग्रुप है। ठीक है, पहले क्या करते थे, वो 3-3 ग्रुप में एक गाड़ी में आते थे। ठीक है, तो 2 गाड़ी आ गई, तो इससे क्या होगा भाई, एक तो ओवर पर्यटन होगा, फिर एक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी दबाव पड़ेगा। अब वो लोग क्या करेंगे, एक ही गाड़ी में आने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा, ओवर पर्यटन पर भी रेगुलेट होगा, ओवर पर्यटन भी कम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी दबाव इतना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर पर्यावरण संरक्षण में भी है, तो ग्रीन सेस का उद्देश्य क्या है, यह पैसा का उपयोग पर्यावरण संरक्षण और सड़क सुरक्षा के लिए किया जाएगा। यह पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, मतलब प्रदूषणकर्ता भुगतान करके सिद्धांत पर लागू करता है ये, और इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को छूट देता है। और ये दिखाता है कि सरकार स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। कैसे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है, एक बात आप याद रखना कि जो भी ग्रीन सेस से रेवेन्यू जनरेट होगा ना, उसका उपयोग कहाँ पर होगा, तो उसका उपयोग पर्यावरण संरक्षण और सड़क सुरक्षा पर होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्या बन जाएगा, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रीन सेस से जो पैसा सरकार को प्राप्त होगा वो पर्यावरण संरक्षण और सड़क सुरक्षा में ही यूज़ होगा। तो अगर ऐसा कोई क्या होता है, कथन आता है, तो वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर इससे इतर कुछ अलग स्टेटमेंट बन के आता है तो वो गलत हो जाएगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि इसका एम क्या है, मतलब ग्रीन सेस का जो पैसा बनेगा, ग्रीन सेस से जो भी टैक्स से रेवेन्यू जनरेट होगा, उसका एम क्या है। तो ये भी आपको क्या होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए MCQ है। उम्मीद है आप क्या करेंगे, इसमें कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। फिर जो नई आपके लिए खबर है वो है आपदा का नया ट्रिगर। देखो, आपदा का नया ट्रिगर का मतलब यहाँ पर यह है कि दून विश्वविद्यालय और अन्य संस्थानों ने के शोध के अनुसार पहाड़ों पर सिर्फ बादल फटने से नहीं, बल्कि जमा मलबे पर लगातार हल्की बारिश, मतलब अगर 30 से 15 दिन लगातार हल्की बारिश होती है, 6 से 7 मिलीमीटर की भी बारिश होती है, तो उससे मलबे के प्रभाव के कारण भीषण आपदा आ सकती है। तो ये एक चिंताजनक विषय है, किसके लिए, उत्तराखंड के लिए। ठीक है, इसमें कौन से शोध संस्थान है, तो दून विश्वविद्यालय है, और 7 नामी संस्थान भी हैं इसमें जिन्होंने ये रिपोर्ट जारी करी है। ठीक है, आपदा का नया ट्रिगर क्या है, तो 15 से 30 दिन तक रोज 6 से 7 मिलीमीटर अगर हल्की बारिश होती है तो भीषण आपदा आ सकती है। ठीक है, इसमें कुछ शब्दावली होती है, जैसे सेडिमेंट सोर्स मैपिंग। ठीक है, सेडिमेंट जो सोर्स मैपिंग होती है वो मलबे के स्रोत की पहचान करने के लिए होती है। किसके स्रोत के लिए होती है भाई, मलबे के स्रोत की पहचान करने के लिए होती है। इसमें आंकड़े क्या बताए गए हैं कि उत्तराखंड में औसतन 2000 आपदाएं तो हर साल आती है। देखो, मिनिमम इतना छोटा सा हमारा राज्य है और इसमें 2000 से ज़्यादा, मतलब 2000 आपदाएं हर साल आती हैं।
ठीक है। वर्ष 2025 में कितनी आई थी, तो भाई 2100 से ज़्यादा छोटी बड़ी आपदाएं आई थी। 2025 में आपदाओं में से कितने लोगों ने अपनी जान खोई थी, तो 263 लोगों ने अपनी जान खोई थी। तो जब भी आपदा का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, और वो आएगा ही आएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं मेंस में जो सदाबहार हैं, जैसे महिला सशक्तिकरण, उत्तराखंड के लिए आपदा। तो जब भी आपदा के लिए कोई क्वेश्चन आते हैं तो ये आप क्या कर सकते हैं, इस डेटा का यूज वहां पर कर सकते हैं। और विशेष उदाहरण क्या है कि जो पिछले साल धराली में जो उत्तरकाशी में आपदा आई थी, उसको तो आपने देखा ही हुआ, तो वो कैसे भीषण आपदा थी, ठीक है। लेकिन अब आप यहाँ पर ये भी बता सकते हैं कि आपदा का क्या हो चुका है, नया ट्रिगर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे, आप इसको कहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, जीएस पेपर 5 में उत्तराखंड विशेष में, या जीएस पेपर 6 में उत्तराखंड में आपदा से रिलेट कर सकते हैं, और प्रश्न पत्र 3 में सामान्य विज्ञान और पर्यावरण से भी क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपदा प्रबंधन, कारण और निवारण क्या है, तो परंपरागत सोच में बदलाव। अब तक हम मानते थे कि केवल भारी वर्षा, बादल फटने के कारण ही क्या आ सकती है, आपदा आ सकती है, लेकिन ये रिपोर्ट बताती है हमें कि हल्की बारिश और अवैज्ञानिक मलबा निस्तारण, ठीक है, इन प्रॉपर डिस्पोज भी उतना ही क्या है, घातक है। केस स्टडी क्या है, धराली उत्तरकाशी का उदाहरण, जहां 2025 में आपदा एक दिन की बारिश से नहीं बल्कि पूरे महीने की हल्की बारिश से मलबे के संतृप्त होने के से आई थी, ठीक है, सेचुरेट होने से आई थी। तो ये भी क्या है, धराली का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, जो आपको बताता है कि धीरे धीरे बारिश से क्या हुआ, मलबा जमा हुआ, और मलबा जमा होने से इतनी खतरनाक वहां पर क्या है, आपदा आई, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपके पास क्या है, डेटा है, और एक फुल प्रूफ डेटा है। आप इसको क्या कर सकते हैं, एज ए एग्जाम्पल के तौर पे मेंस में कोड कर सकते हैं। यहाँ पर नीतिगत सुधार की भी बात करी कि जैसे सेडिमेंट सोर्स मैपिंग की बात करी गई है कि ग्लेशियर और नदी के मुहावने पर मलबे के स्रोतों की मैपिंग करना क्या है, अनिवार्य होना चाहिए, ठीक है। जब भी आप यहाँ पर एग्जाम्पल दे, वे फॉरवर्ड में आंसर दे, तो आप वहाँ पर बता सकते हैं कि यहाँ पर नीतिगत सुधार होने की भी जरूरत है, ठीक है। और वहाँ पर नीतिगत सुधार में आप क्या लिखेंगे कि सेडिमेंट सोर्स मैपिंग का आप वहाँ पर यूज कर सकते हैं। फिर क्वांटिटेटिव हजार्ड साइंस, क्वांटिटेटिव हजार्ड साइंस का भी आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि कैसे सरकार को अपनी नीतियों में जोखिम का वैज्ञानिक आकलन शामिल करना चाहिए। देखो ऐसे शब्दावली को आप नोट करके रख लो, ठीक है। क्वांटिटेटिव हजार्ड साइंस का वहाँ पर यूज़ करना चाहिए, मतलब डेटा ओरिएंटेड जो आकलन है वहाँ पर करना चाहिए। तो ये नीतिगत सुधार है, ठीक है। फिर मानव जनित कारण भी हैं कुछ, ठीक है। तो वो क्या है कि सड़क निर्माण और परियोजनाओं से निकला मलबा अगर सही ढंग से डंप नहीं किया गया तो वह भी हल्की बारिश के कारण क्या बन जाएगा भाई, टाइम बम का काम करेगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी जगहों में होता है कि जहाँ पर सड़क बनती है तो जो वहाँ का मलबा होता है तो वहाँ पर एक डंपिंग जोन बनता है, पर वो डंपिंग जोन कैसा नहीं बनता, वैज्ञानिक तरीके से नहीं बनता, ठीक है। जब वो वैज्ञानिक तरीके से नहीं बनता तो वहाँ पर भी क्या होती है, आपदा आने की क्या होती है, प्रबल संभावना होती है, ठीक है। तो ये एक बड़ा ही अच्छा क्या है आपके पास क्या आया था, आज आर्टिकल आया था, ठीक है। आप इसका एक यूज़ अपने मेंस में और प्रीलिम्स में भी यहाँ पर से क्या क्या बन सकता है, डेटा ओरिएंटेड क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब जो तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। तो हम इनको पूरे डिटेल में पढ़ लेंगे। आज आपकी एक और योजना क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत एकल महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 लाख रुपए तक का के प्रोजेक्ट पर 75% की क्या दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर कितने रुपए का, कितने लाख का वहाँ पर उनको प्रोजेक्ट दिया जाएगा। तो 2 लाख का प्रोजेक्ट दिया जाएगा, उसमें से कितने % की सब्सिडी दी जाएगी, तो 75% की वहाँ पर सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। योजना का नाम क्या है, तो मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। सब्सिडी क्या है, तो प्रोजेक्ट लागत का 75% या अधिकतम 1.5 लाख पर जो भी कम हो वहाँ पर क्या दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी। और अधिकतम लागत कितनी होगी भाई इसकी, तो 2 लाख रुपए होगी, ठीक है। इसकी एलिजिबिलिटी है, जो पात्रता है उसमें कौन शामिल होगा, तो जो क्या है, विडो महिलाएं हैं, ठीक है, जो परित्यागता महिलाएं हैं, जो तलाकशुदा महिलाएं हैं, 35 वर्ष से अधिक आयु की जो अविवाहित महिलाएं हैं, ठीक है, एसिड अटैक की जो पीड़ित महिलाएं हैं, ट्रांसजेंडर महिलाएं हैं, ठीक है। तो ये इनमें क्या होंगी, एलिजिबल होंगी। इनको याद रखना आप, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक क्या है, एलिजिबिलिटी है किसकी, महिला मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की, ठीक है। इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया, तो मुख्यमंत्री आवास देहरादून से किया गया। और अभी इसमें कितने जिले को शामिल किया गया है, तो शुरुआत में इसमें 6 जिलों को शामिल किया गया है। कौन कौन से जिले हैं, बागेश्वर है, देहरादून है, नैनीताल है,
पौड़ी है, टिहरी है और उधम सिंह नगर है। तो ये जो 6 जिले हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, बागेश्वर हो गया, देहरादून हो गया, नैनीताल हो गया, पौड़ी हो गया, टिहरी हो गया और उधम सिंह नगर, ये 6 जिले क्या हैं अभी यहाँ पर शुरू हुई है ये। ठीक है, अब आप मेंस में अगर बोलेंगे तो जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस और गवर्नेंस से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं और जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से भी कनेक्ट कर सकते हैं और उत्तराखंड स्पेशल से तो आप जीएस पेपर 6 में इसको इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। अब जहाँ पर भी विषय क्या होगा कि महिला सशक्तिकरण होगा और महिला सशक्तिकरणों के करण के लिए कल्याणकारी योजनाएं सरकार द्वारा ऐसे कौन से कदम उठाए जा रहे हैं जो महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं कि एकल महिला स्वरोजगार योजना, एकल महिला स्वरोजगार योजना भी क्या है, इस लक्ष्य को फुलफिल करने के लिए एक कदम है। ठीक है, तो कमजोर वर्गों का कल्याण, यह योजना विशेष रूप से समाज के सबसे कमजोर वर्ग विधवा, परित्याग, तेजाब, हमला पीड़ित, किन्नर को लक्षित करती है। समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ और सामाजिक न्याय योजना का क्या है एक अच्छा एग्जाम्पल है ये। जहां पर भी आपको ऐसा पूछा जाए कि कोई एक ऐसी योजना का नाम बताओ जो इंक्लूसिव ग्रोथ भी दे और सामाजिक न्याय को भी दिखाती है, तो वहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये है। फिर आर्थिक स्वतंत्रता, यह योजना महिलाओं को लाभार्थी से उद्यमी मतलब बेनिफिशियरी से एंटरप्रेन्योर बनाने की दिशा में एक कदम उठाती है। यह महिला श्रम बल भागीदारी बढ़ाने में भी मदद करेगी। तो ये क्या है इंपॉर्टेंट एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज हुई है कि बेनिफिशियरी से क्या बना दो भैया, एंटरप्रेन्योर बना दो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर माइग्रेशन की समस्या भी क्या होगी, कम होगी। स्वरोजगार के अवसर मिलने पर पहाड़ी जिलों में मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक कारणों से पलायन नहीं करना पड़ेगा, आर्थिक कारणों से उन्हें पलायन नहीं करना पड़ेगा, जो राज्य की एक बड़ी समस्या का समाधान कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स आए थे जैसे जेंडर इक्वालिटी, तो यहाँ पर ये योजना क्या करती है, जेंडर इक्वालिटी को भी क्या करती है, फुलफिल करती है। आत्मनिर्भर उत्तराखंड, सेल्फ रिलायंट उत्तराखंड को भी क्या करती है, फुलफिल करती है। और अंत्योदय, सर्विंग द लास्ट पर्सन इन द लाइन, मतलब जो क्या है समाज में अंतिम रूप से जो व्यक्ति खड़े हैं, हाशिए पर जो व्यक्ति खड़े हैं, उनको भी किस में लाना, मेन धारा से जोड़ना, मेन लाइन से जोड़ना, वो ही क्या कहलाता है, अंत्योदय कहलाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आपका ये जो टॉपिक है, जो महिला मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना है, वो भी क्या होता हुआ, खत्म होता हुआ। ठीक है, अब यहाँ से इंडियन एक्सप्रेस की योजना नहीं, न्यूज़ शुरू होती है। और जो ये योजना है ये आपके प्रीलिम्स के लिए तो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस अब 100% हो जाते हैं, क्योंकि अब ये न्यूज़ में आ चुका है और मेंस में भी आप इसको कनेक्ट इजीली कर सकते हैं। तो देखो क्या हुआ है कि विपक्षी दलों कांग्रेस के नेतृत्व में ने लोकसभा अध्यक्ष जो हमारे कौन है, ओम बिरला जी हैं, पर पक्षपात और संसदीय मर्यादा के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाने के लिए क्या किया है, अविश्वास नोटिस सौंपा है उन्हें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे आर्टिकल 94 आपके प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 94 क्या कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, त्यागपत्र देना और पद से हटाया जाना, ये कौन से आर्टिकल में है भैया, 94 आर्टिकल में है। तो ये पूछा जा सकता है कि लोकसभा को उसके पद से हटाने के लिए भारतीय संविधान में कौन सा आर्टिकल है, तो वो कौन सा आर्टिकल है, 94 आर्टिकल है। फिर अनुच्छेद 96, जब अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होता। देखो ये इंपॉर्टेंट है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, अगर जब उस पर क्या चल रहा हो, महाभियोग बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, उसको हटाने की बात चल रही हो, तो वो क्या नहीं होता, पीठासीन नहीं होता है। ठीक है, मतलब वह क्या करेगा, वह कार्यवाही में तो भाग ले सकता है और बोल भी सकता है, लेकिन निर्णायक मत या कास्टिंग वोट नहीं दे सकता, केवल पहली बार में ही मत दे सकता है। ठीक है, वो क्या नहीं कर सकता, कास्टिंग वोट और निर्णायक वोट नहीं दे सकता। ये कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 96 में है। इनको नोटिस कितने दिन पहले देना चाहिए, तो 14 दिन पहले इनको क्या दिया जाना चाहिए, नोटिस दिया जाना चाहिए। कितना बहुमत होना चाहिए, तो तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, मतलब इफेक्टिव मेजोरिटी होनी चाहिए। इफेक्टिव मेजोरिटी आप जानते हो ना कि संसद में उपस्थित जितने भी कौन है, सांसद हैं, ठीक है, जितने भी सदस्य जो कहाँ पर उपस्थित हैं, संसद में उपस्थित हैं, उन्हीं का बहुमत क्या कहलाता है, इफेक्टिव मेजोरिटी कहलाता है। और किसे संबोधित किया जाता है, तो वो लोकसभा महासचिव को किया जाता है, सेक्रेटरी जनरल को लिखित नोटिस दिया जाता है। ठीक है, ये किसको नहीं दिया जाता, ये स्पीकर को नहीं दिया जाता, ये किसे दिया जाता है, लोकसभा महासचिव को दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब जीएस पेपर 2 मेंस के लिए आप इसको कहां पर कनेक्ट कर सकते हैं, तो जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में आप इसको सीधे कनेक्ट कर सकते हैं। और वहां पर सीधे ही क्या है आपके पास, आपके सिलेबस में है कि संसद और राज्य विधायिका की संरचना, कार्य संचालन शक्तियां और विशेष अधिकार आपके पास सीधे ही सिलेबस में है। ठीक है, तो आप इसको मुख्य परीक्षा में कहां पर जोड़ेंगे, तो लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाना
संविधान में इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया भाई? संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो संविधान के अनुच्छेद 94C में लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान है। ये आपके पेपर में सीधे सीधे आ सकता है कि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे कौन से अनुच्छेद में है? तो कौन से अनुच्छेद पे है? 94C में है। ठीक है, कहाँ पर है? 94C में है। इसकी क्या प्रक्रिया है? तो सबसे पहले नोटिस होगा। तो नोटिस क्या होगा? अध्यक्ष को हटाने का संकल्प लाने से पहले कम से कम 14 दिन का लिखित नोटिस देना अनिवार्य होगा। और वो नोटिस किसको दिया जाएगा? तो वो नोटिस महासचिव को दिया जाएगा। वो स्पीकर को नहीं दिया जाएगा, वो ओम बिरला को नहीं दिया जाएगा, ओम बिरला जी को नहीं दिया जाएगा। वो किसे दिया जाएगा भाई? महासचिव को दिया जाएगा। और सदन में प्रस्ताव क्या हो? 14 दिन के बाद जब सदन बैठेगा तो इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। विचार करने के बाद जब ये पारित होगा तो अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्ताव को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत इफेक्टिव मेजोरिटी से पारित होना चाहिए। मतलब आप समझ रहे हो ना कि इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है? इफेक्टिव मेजोरिटी होती है कि संसद में उपस्थित सदस्य कितने हैं, उनका कितना बहुमत, उनका बहुमत। ठीक है, ये होता है। नोट, यह सामान्य बहुमत नहीं है, ये सिंपल मेजोरिटी नहीं है, ये क्या है? इफेक्टिव मेजोरिटी है। मतलब जो उपस्थित हैं उनमें से 51% वोट जिधर भी पढ़ते हैं, अगर माना कि बोलते हैं कि हट जाएं तो वो हट जाएंगे। 51% वोट अगर हटने की तरफ पढ़ते हैं तो वो हट जाएंगे, नहीं पढ़ते तो वो नहीं हटेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब पीठासीन अधिकारी की भूमिका कौन से आर्टिकल में है? तो 96 आर्टिकल में है। जब अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो अध्यक्ष पीठासीन नहीं होता, भले ही वे संसद में उपस्थित हों। ठीक है, अध्यक्ष क्या है? ओम बिरला जी ने नैतिकता के आधार पर कार्यवाही की अध्यक्षता करने से मना कर दिया जब तक इस पर निर्णय नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पर एक केस स्टडी बताई गई है कि अध्यक्ष की निष्पक्षता कैसे मतलब ये लाया जाएगा। तो उन्होंने क्या करा है कि विपक्ष के नेता को बोलने नहीं देना। मतलब उन्होंने क्या करा है कि विपक्ष के नेता को बोलने ही नहीं दिया। ठीक है, सांसदों का निलंबन भी कर दिया। और क्या कर दिया कि अध्यक्ष द्वारा प्रधानमंत्री को सदन में न आने की सलाह देना, जो विपक्ष के अनुसार क्या है? संवैधानिक पद का क्या है? दुरुपयोग है। तो इस वजह से क्या आ रहा है? ओम बिरला जी पर क्या कर दिया गया है? अविश्वास प्रस्ताव पास, मतलब बात करने की बात करिए, अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात करिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए क्या है? एक प्री का क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये मुद्दा क्या था। ठीक है, और जब ये मुद्दा आपके प्रीलिम्स में आएगा तो कौन कौन सा अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है? अनुच्छेद 94, अनुच्छेद 94C, ठीक है, और अनुच्छेद 96 आपके लिए क्या है? बड़े ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आप क्या कर सकते हैं? इस MCQ का क्या कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब जो अगली न्यूज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो आपके जो GS पेपर 2 है, इंटरनेशनल रिलेशन है, यहाँ से सीधे सीधे क्या करती है? कनेक्ट करती है। और यहाँ पर बताया गया है कि देखो यहाँ पर प्रीलिम्स से भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, प्रीलिम्स में अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? गुटनिरपेक्ष के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। और गुटनिरपेक्ष कभी भी आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम में आ जाता है स्टेटमेंट वाइज। ठीक है, तो नए वैश्विक दौर में आर्थिक सुरक्षा ही अब क्या बन चुकी है? विदेश नीति का केंद्र बन रही है, जिसके तहत भारत और अमेरिका चीन पर निर्भरता कम करने और अपनी सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए करीब आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ टर्म्स यूज हुए हैं जो आपके प्रीलिम्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे पैक्स सिलिका के बारे में। तो पैक्स सिलिका क्या होता है भाई? पैक्स सिलिका होता है कि सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अमेरिका के नेतृत्व वाली नई पहल क्या होती है? पैक्स सिलिका कहलाती है। ठीक है, ये पैक्स सिलिका है। फिर क्रिटिकल मिनरल, तो आपको जैसे पता ही है, लिथियम हो गया, कोबाल्ट जैसे जो खनिज हैं जो बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जरूरी हैं, चीन का इन पर एकाधिकार है। ठीक है, जिसे तोड़ने के लिए मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जैसी पहलों को क्या किया जा रहा है? लाया जा रहा है। तो जब भी आप अभी मेंस आंसर राइटिंग करेंगे और वहाँ पर बोलेंगे कि कैसे भारत चाइना पे अपनी आर्थिक निर्भरता को खत्म कर रहा है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि भारत क्या कर रहा है? लगातार अन्य देशों के साथ मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप करने लगातार बढ़ा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर आप ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं। फिर इकोनॉमिक सिक्योरिटी, जब तक राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा यह अब राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा माना जाता है क्या? इकोनॉमिकल सिक्योरिटी। और क्यों माना जाता है? ऑब्वियस सी बात है, जब आप क्या होंगे? इकोनॉमिक तरीके से अच्छे होंगे, तभी आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो क्या
क्या होगी, अच्छी होगी। तब आप किसके दबाव में नहीं आ पाएंगे, दूसरे देशों के दबाव में नहीं आ पाएंगे। तब आपको किसी देश की चाटुकारिता नहीं करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। तब आपको नहीं बोलना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज दे दो, है ना। ये इंपॉर्टेंट होती है। तो जब आपके पास इकोनॉमिक सिक्योरिटी अधिक होती है या अच्छी होती है, तो आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी होती है वो क्या होती है, बहुत ही अच्छी होती है, मतलब वो एकदम से हिलती नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर इंडिया और यूएस इनिशिएटिव क्या है कि हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच आईसेट मतलब इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन को लेकर जो समझौते हुए हैं वे इसी आर्थिक विदेश नीति का एक हिस्सा है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसको आप क्या कर सकते हैं, मेंस में भी लिख सकते हैं और प्रीलिम्स में ये शब्द आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन में आप इसको कैसे कोड करेंगे कि भारत की विदेश नीति के बदलते आयाम अब क्या हो चुके हैं। तो जैसे यहाँ पर पहला बताया गया है कि जियोपॉलिटिक्स का नया व्याकरण क्या है। पहले माना जाता था कि व्यापार और सुरक्षा अलग अलग होते हैं, लेकिन 2017-21 के बाद ट्रंप और बाइडेन के दौर में यह माना जाने लगा कि आर्थिक नीति ही क्या है भाई, विदेश नीति है। अगर आप आर्थिक तौर पर सशक्त हैं तभी आपकी विदेश नीति क्या है, स्वतंत्र है। अगर आप आर्थिक नीति मतलब आपकी अगर अर्थव्यवस्था या आर्थिक गतिविधि सही नहीं है तो आपकी विदेश नीति भी इससे प्रभावित होती है। आप क्या हो जाते हो, विदेश नीति में फिर पीछे हो जाते हो, फिर आप बैक सीट पकड़ लेते हो विदेश नीति में। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट की बात कही गई है। तो इसमें क्या है कि अर्थव्यवस्था का कूटनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल। अब देश सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन से अपनी ताकत दिखाते हैं। भाई चाइना क्यों किसी के सामने नहीं झुक रहा है या झुकता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके पास सप्लाई चेन बहुत बड़ी है। अगर वो सप्लाई चेन कहीं पर रोक देता है तो अगले देश की क्या होगी, इकोनॉमिक स्थिति डगमग डालमडोल हो जाएगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये एक बेनिफिट है। फिर दूसरी चीज क्या है, चीन का मुकाबला और सप्लाई चेन। अमेरिका और पश्चिम के देश इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर जोर दे रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि चीन की मैन्युफैक्चरिंग और क्रिटिकल मिनरल पर निर्भरता को क्या करना, कम करना। देखो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। भारत के लिए एक मौका है कि वह चीन का विकल्प बनकर उभरे, सप्लाई चेन रिलायंस बने। कौन, भारत बने। लेकिन उसके लिए भारत को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने स्किल लेबर फोर्स पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भारत क्या करता है, लैग करता है। भारत की रणनीति में क्या बदलाव है, पश्चिम की ओर झुकाव। भारत ने 2019 में रीप देखो आपको पता है ना, रिकैप इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, जरा कोई मुझे बताएगा कि रीप का मतलब क्या होता है। तो रीप का मतलब ये होता है, एक मिनट, हाँ जरा ये इसमें मैं देख लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पर क्या है कि रीप का मतलब क्या है, रीप का मतलब ये है कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इस रीप का मतलब क्या है कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है। इसमें वर्तमान में कितने देश हैं, 15 देश हैं, लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं है। क्या नहीं है, भारत इसका सदस्य नहीं है, ठीक है। और यहाँ से भारत ने अपने टांग पीछे क्यों खींच लिए, क्योंकि यहाँ पर ना चाइना एक बड़ा ही वहाँ पर क्या करता था, क्रिटिकल रोल प्ले करता था। वो आसियान कंट्रीज में अपना सामान बेचता था। अगर भारत इसका सदस्य बन जाता तो उसका माल भारत में इजीली आ सकता था, ठीक है। रीप का मतलब यहाँ पर यही है। अब अगर आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है तो एक बार आप इसको गूगल भी कर लेना, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा टर्म है। आप इसको जीएस पेपर 2 में जब भी चीन के साथ भारत के संबंध आते हैं, ठीक है। और एक बात याद रखना कि हमारे पेपर में मतलब पीसीएस में जो जीएस पेपर 2 है वहां पर अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो भारत और भारत के पड़ोसी देशों से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। इस बात को याद रखना। तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है रीप, ठीक है, रिकैप, ये जो भी पढ़ना चाहो आप इसको। अब भारत पश्चिमी देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करने पर भी क्या दे रहा है, जोर दे रहा है। तो भारत ने इसका अल्टरनेट ढूंढा ही है, ठीक है। इसका अल्टरनेट क्या ढूंढा है भारत ने, एफटीए ढूंढा है। और एफटीए आपको पता ही है कि वर्तमान में भारत 8 देशों के साथ, पिछले 5 सालों में 8 देशों के साथ क्या कर चुका है, एफटीए कर चुका है। लुक ईस्ट से लिंक वेस्ट। तो ये अब भारत की एक नई रणनीति है कि लुक ईस्ट तो करेंगे, साथ में क्या करेंगे, लिंक वेस्ट के साथ भी, लिंक किसके साथ भी बैठाएंगे, वेस्ट के साथ भी बैठाएंगे। पहले भारत क्या करता था, लुक ईस्ट पर फोकस करता था, लेकिन अब आर्थिक फायदों के लिए पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के साथ तालमेल बैठा रहा है लगातार भारत। इसमें रूस की क्या स्थिति है, तो रूस के पास प्राकृतिक संसाधन जैसे तेल हो गया, गैस बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था अमेरिका और चीन के मुकाबले में क्या है, बहुत ही ज़्यादा छोटी है। तो यहाँ पर भी भारत को क्या करना पड़ता है, लगातार इसमें संतुलन बनाना पड़ता है। फिर भारत रूस से तेल खरीद रहा है और संबंध बनाए हुए है, लेकिन भारत का भविष्य
का आर्थिक विकास अमेरिका और पश्चिम के साथ भी जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं भारत को क्या करना पड़ेगा, इसमें अपने को वो करना पड़ेगा, रीएग्जामिन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हमारे रूस के साथ भी ना बिगड़े और वेस्ट के साथ भी ना बिगड़े। ठीक है, तो यहाँ पर भारत की जो विदेश नीति है वो कैसे काम करती है ये तो आने वाले टाइम पे पता चलेगा। और लगातार इसमें हम क्या कर रहे हैं, देख ही रहे हैं चीज़ों को, लगातार कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती हैं। पर यहाँ पर एक चीज़ आती है गुट निरपेक्ष। ठीक है, तो गुट निरपेक्ष क्या है, आज हम इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ लेंगे। देखो सरल शब्दों में अगर इसका मतलब देखें तो किसी भी शक्तिशाली गुट में शामिल नहीं होना और अपनी विदेश नीति के फैसले स्वतंत्र रूप से लेना। लेकिन देखो ये तटस्थ नहीं है, मतलब न्यूट्रलिटी में नहीं रहता। ये कई बार हमको क्या लगता है कि गुट निरपेक्ष मतलब ये होता है कि जो देश जो कर रहा है वो कर ले अपना, ठीक है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इस बात को आप समझना। तटस्थता का मतलब है कि हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं, जबकि गुट निरपेक्षता का मतलब क्या है कि हम दुनिया के मुद्दों से सक्रिय रहेंगे। ठीक है, लेकिन हम सही और गलत का फैसला अपने विवेक पर से करेंगे, न कि अमेरिका या रूस के दबाव में करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। तटस्थता का मतलब कुछ अलग होता है। तटस्थता का मतलब होता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या चल रहा है। लेकिन गुट निरपेक्षता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। गुट निरपेक्षता का मतलब क्या है कि हम दुनिया के मुद्दों में सक्रिय रहेंगे। ठीक है, अगर जलवायु परिवर्तन वाली बात आएगी तो हम वहाँ पर भी पार्टिसिपेट करेंगे। अगर किससे आतंकवाद वाली बात आएगी तो हम वहाँ पर भी क्या करेंगे, अच्छे तरीके से निपटेंगे। ठीक है, तो ये बताना चाह रहा है ये कि हम दुनिया के मुद्दों में सक्रिय रहेंगे, लेकिन हम सही और गलत का फैसला अपने विवेक से करेंगे। ठीक है, और अपने विवेक से जब आप फैसला करते हैं ना तो आपकी फॉरेन पॉलिसी वहाँ पर कैसी होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। तभी आप क्या कर सकते हैं, अपने विवेक से फैसले ले सकते हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत क्यों हुई, तो द्वितीय विश्व युद्ध 1945 के बाद दुनिया दो हिस्सों में बंट गई। पहला है यूएसए के पूंजीगत गुट में, और इसमें क्या बना था, नाटो बना था। ठीक है, आप मुझे नाटो के बारे में जरा डिटेल में कहां पर बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कब बना, वर्तमान में कितने देश है, कितने नए देश इसमें जुड़े हैं। ठीक है, और यूएसएसआर, तो वार्सो पैक्ट वाले देश क्या बने, यूएसएसआर के गुट में चले गए। इस समय भारत और कई अन्य देश उसी टाइम पे अभी अभी आज़ाद हुए थे, नए आज़ाद हुए थे, तो वे अपनी आज़ादी को किसी भी महाशक्ति के हाथों गिरवी नहीं रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने तीसरा रास्ता चुना, और तीसरा रास्ता क्या चुना, नैम चुना, नॉन अलाइन मूवमेंट, मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन को चुना। और इसके संस्थापक कौन कौन थे, देखो ये कई बार क्वेश्चन में आता है। तो 1955 में क्या हुआ था, वाडुंग सम्मेलन हुआ था। देखो ये एक प्रीलिम्स का फैक्ट है कि वाडुंग सम्मेलन कब हुआ था, 1955 में हुआ था, मैं पढ़ी। और 1961 में बेलग्रेड में इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ। तो कई बार पूछा जा सकता है पेपर में कि जो अपना गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ, जो पहली बार गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ, वो कहाँ पर हुआ, तो वो कहाँ पर हुआ भाई, बेलग्रेड में हुआ। ठीक है, और गुट निरपेक्ष की फाउंडेशन कहाँ पड़ी, नींव कहाँ पड़ी, तो वाडुंग सम्मेलन में पड़ी। दोनों ही अलग क्वेश्चन है। ठीक है, और दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाडुंग सम्मेलन कब होता है भैया, 1955 में होता है। लेकिन बेलग्रेड जो पहला शिखर सम्मेलन होता है वो कब होता है, 1961 में होता है। और इसमें कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, तो भारत के जवाहरलाल नेहरू भाग लेते हैं, यूगोस्लाविया के टिटो भाग लेते हैं, मिस्र के नासिर, ठीक है, अब्दुल नासिर भाग लेते हैं, इंडोनेशिया के सुकर्णो भाग लेते हैं, और घाना के नुकरमा क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको 5 के 5 देश और उनके राष्ट्राध्यक्षों के नाम भी क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। जब भी ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेगा तो काफ़ी डिटेल में ये क्या बनता है, क्वेश्चन बनेगा आपके पास। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या शीत युद्ध समाप्त होने पर नैम अप्रासंगिक हो गया। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि जैसे शीत युद्ध खत्म हुआ तो क्या जो गुट निरपेक्ष है वो इरेलेवेंट हो गया, तो इसका तर्क क्या है, तर्क ये है कि पुराना रूप बदल गया है। अब मतलब पहले गुट निरपेक्ष क्या था कि हम किसी के अंडर में नहीं आएंगे, लेकिन अब इसका कुछ नया प्रासंगिक हो गया। देखें, अब दुनिया दो गुटों में नहीं बटी है, इसलिए तकनीकी रूप से गुट निरपेक्ष का पुराना अर्थ बदल चुका है। क्या है, जैसे ग्लोबल साउथ की आवाज़, आज नैम विकासशील और गरीब देशों का सबसे बड़ा मंच है, भारत इसका नेता बनकर उभरा है। ये इंपॉर्टेंट है भाई। अगर ग्लोबल साउथ की बात करें तो यहाँ पर भारत क्या करता है, भारत सबसे बड़ा ही रोल प्ले करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर रणनीतिक स्वायत्तता क्या है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी शब्द है। ठीक है, जो नैम का ही क्या है, आधुनिक रूप है, मतलब गुट निरपेक्ष का जो आधुनिक नाम है वो क्या हो गया भाई, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हो गया। इसका मतलब है कि हम अमेरिका से हथियार भी लेंगे और रूस से तेल भी लेंगे, ये क्या है, हमारी मर्जी है। ठीक है, सुधार की मांग क्या है, तो यह संगठन अब यूएन के सुधार और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर गरीब देशों की बात रखता है। तो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट
क्या है डेटा है आपके लिए। फिर कुछ की वर्ड्स भी है, जैसे पंचशील सिद्धांत है। तो पंचशील सिद्धांत के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये क्या है। तो ये क्या है कि नेम का आधार है, नॉन अलाइंड मूवमेंट का आधार है, एक दूसरे की अखंडता का सम्मान करना, अनाक्रमण, हस्तक्षेप, समानता, शांतिपूर्वक और सह अस्तित्व की ये बात करता है। ठीक है, पंचशील सिद्धांत है ये। ठीक है, अब आप मुझे जरा बताना कि पंचशील सिद्धांत को जरा डिटेल में बताने की कोशिश करना कमेंट सेक्शन में। फिर मल्टी अलाइनमेंट मतलब बहुगुट निरपेक्षवाद। आज भी भारतीय विदेश नीति को नॉन अलाइन की जगह मल्टी अलाइन कहा जाता है, यानी हम सबके साथ दोस्ती वाला भाव रखते हैं। ठीक है, फिर विश्वामित्र, भारत खुद को दुनिया का मित्र बताता है जो किसी गुट में नहीं बल्कि मानवता में क्या रखता है, विश्वास रखता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके लिए क्या है, एक एमसीक्यू है। आई होप आप इसको समझेंगे और आप इसका क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। अब जो ये आपके पास जो एक आर्टिकल है, ये बड़ा ही आर्टिकल है। ठीक है, तो AI सीन इन इंडिया की बात करता है ये कि कैसे भारत AI को लगातार एक ऐसी तरफ बढ़ा रहा है जो विश्व इसकी तरफ सोच भी नहीं रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। लगातार और देश क्या कर रहे हैं कि लगातार क्या कर रहे हैं, AI को बढ़ाने पे काम कर रहे हैं, उसको शक्तिशाली बनाने पे काम कर रहे हैं। लेकिन भारत कैसे काम कर रहा है कि ये शक्तिशाली तो बने, लेकिन कभी अगर ये क्या हो जाए कि गलत ढंग से काम करना स्टार्ट कर दे तो इसे कैसे रोके। तो भारत इस दिशा में काम कर रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है आपके एग्जाम के लिए, आपके इंटरव्यू के लिए खासकर। और जो जीएस पेपर 3 अब आप इसको भी याद रख लो कि जैसे महिला सशक्तिकरण, गरीबी, आपदा क्या है, सदाबहार टॉपिक है। वैसे ही AI आने वाले 5-10 सालों के लिए, चाहे वो UPSC का एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी PCS का एग्ज़ाम हो, या चाहे वो किसी ARO में के जो अपने क्या आते हैं, ऐसे लिखने के लिए आते हैं, वहाँ पर हमेशा ये क्या बनेगा, एक सदाबहार टॉपिक रहेगा। तो वहाँ के लिए आपके लिए डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टुअर्ट रसेल ये लिखते हैं, इसमें ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, उसका आंसर भी देते हैं। ठीक है, तो स्टुअर्ट रसेल चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिना किसी सेफ्टी गार्ड रेल मतलब क्या होता है, सुरक्षा नियमों में विकसित किया गया तो यह मानवता के लिए क्या बन जाएगा, खतरा बन सकता है। तो वो पहली चीज क्या बताते हैं कि AI का खतरा और नैतिकता क्या है। ठीक है, तो AGI वो कहते हैं कि आर्टिफिशियल जर्नल इंटेलिजेंस का डर। रसेल कहते हैं कि हम ऐसी मशीनें बना रहे हैं जो इंसानों की नकल करती हैं। प्रयोग में देखा गया है कि AI सिस्टम में जीवित रहने की इच्छा विकसित हो रही है। अब देखो क्यों हो रही है वो जीवित रहने की इच्छा, क्योंकि अगर AI को बंद कर देंगे तो वह अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएगा। जब वो अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएगा, इसलिए वह खुद को बंद होने से रोकता है या इंसानी हितों के खिलाफ जा सकता है। अगर उसने कभी अपने को बंद नहीं किया तो इसके कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये आप सोच सकते हैं। ठीक है, आपने कभी अपना कैमरा खोला, ठीक है, और वो AI जनरेटेड कैमरा है माना, अब आप चाहते हैं कि ये बंद हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर वो बंद ना हो तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो। उदाहरण के लिए क्या बोलते हैं, उन्होंने एक केस का जिक्र किया है जहां पर क्या हुआ, एक AI चैटबॉट ने एक बच्चे को आत्महत्या के लिए उकसाया। यह दिखाता है कि वर्तमान में AI सिस्टम में नैतिक समझ नहीं है। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने नैतिक समझ से ही पूछा था, उसका उन्होंने क्या दिया, उसमें आंसर भी दे दिया, उसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दे दिया। ठीक है, तो ये आपको कभी भी अगर कहाँ पर इंटरव्यू में पूछते हैं कि AI का क्या खतरा है और क्या नैतिकता है, तो आप इसको हूबहू वहाँ पर कोड करके आ सकते हैं। अगर हम आपको मेंस में पूछते हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, हूबहू वहां पर कोड करके आ सकते हैं। दूसरी बात करते हैं वो सुरक्षा बनाम विकास की बात करते हैं, मतलब सेफ्टी वर्सेस ग्रोथ की बात करते हैं। तो कंपनियां तर्क देती हैं कि अगर हम सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देंगे तो हम इनोवेशन रुक जाएगी हमारी। देखो ये कितनी बड़ी विडंबना है कि अगर हम क्या करेंगे, सेफ्टी की तरफ ज्यादा देंगे तो हम इनोवेट नहीं कर पाएंगे। तो रसेल ने तर्क क्या दिया, रसेल ने बोला कि ये गलत है। अगर हवाई जहाज सुरक्षित नहीं होता तो क्या लोग उसमें बैठते ही नहीं। जैसे सुरक्षित हवाई जहाज की एविएशन इंडस्ट्री को आगे ले गए है ना, वैसे ही सुरक्षा AI भी भविष्य के लिए टिकाऊ होगा। तो यहाँ पर कितना बढ़िया तर्क दिया उन्होंने कि कंपनियां क्या कहती हैं कि अगर हम सेफ्टी पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो हम इनोवेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रसेल उसको गलत कहते हैं कि ये गलत बात है। ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए, सेफ्टी के साथ साथ इनोवेट भी करो और उसको आगे तक ले जाओ।
तो यही उनका क्या है आंसर है। फिर डेटा पूर्वाग्रह की बात करते हैं, वो डेटा बायस की बात करते हैं। एआई मॉडल जिन डेटा पर ट्रेन होता है वो ज़्यादातर पश्चिमी देशों और अंग्रेजी भाषा में है। यह भारत जैसे देशों के लिए एक समस्या है क्योंकि यह हमारी संस्कृति, भाषा और स्थानीय समस्याओं को नहीं समझता। इसे कल्चर बायस भी कहते हैं। माना किसी कल्चर में गाली देना आम है, ठीक है, और जिस कल्चर में गाली देना आम है वहाँ पर कोई एआई चैटबॉट बनता है, ठीक है, एआई क्या बनता है, प्लेटफॉर्म बनता है, और वो किसी ऐसे जगह में कोई इसको डाउनलोड करता है जहाँ पर ऐसी संस्कृति है ही नहीं, तो वहाँ पर क्या वो घातक नहीं हो सकता, वो इजीली घातक हो सकता है। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ, इससे भी बहुत बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चौथी बात क्या करते हैं कि भारत का दृष्टिकोण, तो देखो भारत क्या करता है, नैरो एआई पर फोकस कर रहा है। देखो ये आपको समझने की जरूरत है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी आपके पास क्वेश्चन एआई में आता है तो आप इसको लिख के आओ कि भारत नैरो एआई की तरफ फोकस कर रहा है। रेसेल के अनुसार भारत नीति निर्माता, ठीक है, एजीआई बनने की दौड़ में शामिल नहीं है, ठीक है, मतलब भारत इनोवेशन लगातार इनोवेशन नहीं चाहता एआई में, ठीक है। भारत क्या करता है, स्पेसिफिक एप्लीकेशन मतलब नैरो एआई का यूज़ करता है, यानी ऐसी एआई जो किसी खास काम के लिए की जाए, जैसे अपना क्या है स्वास्थ्य के लिए, अपना क्या है एजुकेशन के लिए, अपना क्या है एग्रीकल्चर के लिए यूज़ की जाए। तो ये क्या होती है भाई, ये क्या है, एक नैरो एआई है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि अभी हमने एआई इम्पैक्ट समिट देखा था, इस बार का एआई इम्पैक्ट समिट कहाँ हो रहा है, भारत में हो रहा है, और वहाँ पर बात करी गई है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा कि हम एआई का यूज़ कहाँ पर करेंगे, हेल्थ केयर में करेंगे, हम एजुकेशन में करेंगे, हम एग्रीकल्चर में करेंगे। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर ही एक अवधारणा आ चुकी है नैरो एआई की। मुझे भी पहली बार पता चला, मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी पहली बार पता चला होगा, लेकिन ये बहुत ही क्या है, एक खतरनाक डेटा है, खतरनाक डेटा इन द सेंस कि आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है नैरो एआई। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अपने एग्जाम में कोड कर सकते हैं। रसेल इसे एक समझदारी भरा कदम कहते हैं क्योंकि यह सीधे लोगों के जीवन में सुधार लाता है, बजाय इसके कि हम ऐसे मशीनें बनाएं जो हमारे नियंत्रण से क्या हो जाए, बाहर हो जाए, ठीक है। फिर वो एक चीज़ की बात और भी करते हैं, विनियमन की चुनौती है, रेगुलेटरी चैलेंजेस भी हैं, जैसे लॉबिंग। बड़ी टेक कंपनियां हैं जो वो सरकारों पर दबाव डालती हैं कि कड़े कानून न बनाए जाएं, जैसे जो यूरोपीय यूनियन एआई एक्ट है को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम भी है, देखो ये एक नया टर्म है ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम। क्या होती है, कंपनियों को खुद नहीं पता कि एआई अंदर से कैसे काम कर रहा है, इसलिए वे यह साबित नहीं कर सकते कि ये 100% सुरक्षित है, ठीक है। यहाँ पर एक क्या दिया गया कंक्लूजन दिया गया है कि जैसे कि स्टुअर्ट रसेल ने सुझाव दिया है कि भारत को ग्लोबल एआई रेस में अंधाधुंध भागने की बजाय अपनी एआई फॉर ऑल, देखो ये टर्म्स आप यूज कर सकते हैं, एआई फॉर ऑल की रणनीति पर कायम रहना चाहिए। हमें एजीआई के अस्तित्वगत खतरों के से बचते हुए एआई का उपयोग केवल सामाजिक आर्थिक विकास जैसी स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए करना चाहिए। साथ ही डेटा संप्रभुता सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि पश्चिमी डेटा बायस भारतीय एआई को प्रभावित ना करे। ये कितना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपने सीख दिया नैरो, ठीक है, नैरो एआई के बारे में, ठीक है, नैरो एआई के बारे में। और नैरो एआई क्या बोलता है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में इसका यूज़ होना, ठीक है, कि एक स्पेसिफिक यूज़ होना मतलब। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट आपके पास आर्टिकल है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, ठीक है। फिर है स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट। तो ये देखो यहाँ से आपके प्री में काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सीधे सीधे चोल साम्राज्य और हड़प्पा सभ्यता को क्या करता है, टारगेट करता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर अमेरिका का जो स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट है, भारत को 3 प्राचीन कांस्य जो मूर्तियाँ हैं, जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर है, लौटा रहा है, जो तमिलनाडु के मंदिरों से अवैध रूप से क्या करी गई थी, चुराई गई थी। पहली क्या है, नटराज मूर्ति किस काल की है, मतलब नटराज मूर्ति है तो वो किस काल की है, चोल काल की है। कई बार ये सीधे सीधे क्वेश्चन भी आ सकता है कि नटराज मूर्ति किस काल की है, तो भाई क्या लिखेंगे आप वहाँ पर आंसर, चोल काल की है। फिर सोम स्कंद मूर्ति में कौन कौन से देवता हैं, तो भगवान शिव हैं, पार्वती हैं और स्कंद मतलब कार्तिकेय हैं, भगवान कार्तिकेय हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सोम स्कंद मूर्ति को भी क्या कर रहे हैं, वो वापस दे रहे हैं। फिर सुंदरर कौन थे, तो सुंदरर क्या थे, वे नयनार संत शैव भक्त थे जो कि विजयनगर काल की मूर्ति है। तो पूछ सकते हैं कि जो सुंदरर है वो कौन से काल की मूर्ति है, तो वो विजयनगर काल की मूर्ति है। अच्छा, एक नयनार रहता है, एक नयनार और अलवार होता है।
अलवार कौन से संत होते हैं जरा बताना। अलवार कौन से भगवान को मानते हैं? नयनार तो भगवान शिव को मानते हैं, अलवार कौन से भगवान को मानते हैं? तो आप ये मुझे बता सकते हैं। फिर यहाँ पर लास्ट वैक्स तकनीक के बारे में बात किया गया, लॉस्ट वैक्स तकनीक के बारे में बात किया गया। ये आप जब सिंधु घाटी के स्कल्पचर पढ़ते होंगे ना, वहाँ पर पढ़ा होगा आपने कि लॉस्ट वैक्स तकनीक क्या होती है। यह धातु की मूर्तियाँ बनाने की प्राचीन विधि है जो हड़प्पा काल से चली आ रही है और चोल काल में अपने क्या थी, चरम स्तर पर थी। तो पूछ सकता है कि जो लॉस्ट वैक्स तकनीक है वो अपने चरम काल पर कहाँ पर थी? तो वो चोल काल में क्या थी, अपने चरम सीमा पर थी। किस म्यूजियम ने लौटाई? तो स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट। ये कहाँ की है भाई? अमेरिका की क्या है, ये एक म्यूजियम है। और ये 3 मूर्तियों को क्या कर रहे हैं, अपने भारत देश को क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर मेंस में इसको कहाँ पर कोड करेंगे? मेंस में आप जीएस पेपर 1, ठीक है, जीएस पेपर 1 इंडियन हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री में इसको डायरेक्ट कोड कर सकते हैं। शिव नटराज की मूर्ति है जो, वो चोल काल लगभग 990 ईस्वी की है। यह भगवान शिव के आनंद तांडव मतलब डांस ऑफ ब्लेस को दर्शाता है। कई बार आपको पूछ सकता है कि जो भगवान नटराज की मूर्ति है जो वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, तो वो कैसा तांडव है? तो वो आनंद तांडव है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर सोम स्कंद, ये चोल काल 12वीं सदी, अपने शिव जिसमें शिव अपनी पत्नी उमा मतलब पार्वती जी और पुत्र स्कंद मतलब कार्तिकी के साथ बैठे हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, स्कंद, सोम स्कंद जो अपनी मूर्ति है। फिर संत सुंदरर और परवई, विजयनगर काल मतलब जो अपनी 16वीं सदी था। सुंदरर दक्षिण भारत के प्रसिद्ध क्या थे, शैव संत थे, नयनार थे, और परवई उनकी क्या थी, पत्नी थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू है। फिर चोल कांस्य काल की महत्ता क्या थी, सिग्निफिकेंस ऑफ चोल ब्रॉन्ज आर्ट क्या था, तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तकनीक क्या होती थी यहाँ पर, लॉस्ट वैक्स तकनीक होती थी जी, जो कहाँ से चलती आ रही थी, हड़प्पा से चलती आ रही थी, और अपने चोल साम्राज्य में क्या थी, ये चरमोत्कर्ष पे थी, मतलब सबसे ऊपर थी। इसमें मोम का एक मॉडल बनाकर उसे मिट्टी में ढालते थे और फिर पिघली हुई धातु भरते थे। यह तकनीक बिना किसी जोड़ के ठोस मूर्ति बना लेती थी। विशेषता क्या थी कि चोल मूर्तियों में शारीरिक भाव भंगिनियाँ मतलब जो भाव होते हैं, ठीक है, और आभूषणों की नक्काशी अत्यंत सजीव होती थी। नटराज की मूर्ति इसका सर्वोत्तम उदाहरण है जो सृष्टि, स्थिति और संहार के चक्र को दर्शाती है। तो ये भी आप क्या कर सकते हैं, अपने आंसर में कोड कर सकते हैं। फिर विरासत की वापसी है, तो यह घटना क्या करती है, अवैध रूप से ले जाई गई वस्तु की वापसी का एक हिस्सा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कैसे भारत की विदेश नीति लगातार क्या कर रही है, अपने जो पुराने स्कल्पचर हैं उनको वापस लाने में काम कर रही है। या सरकार ऐसे कौन कौन सी चीज़ें कर रही है जिससे वो अपनी खोई हुई परंपरा को वापस ला रही है। तो आप वहाँ पर इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। यह दिखाता है कि पश्चिमी देश अब अपनी संग्रहालय नैतिक सुधार रहे हैं और चोरी की गई कलाकृतियों को क्या कर रहे हैं, अपने उनके मूल देश वापस लौटा रहे हैं। भारत सरकार इसे अपनी कूटनीति जीत मानती है, ठीक है, और माने भी क्यों ना, ठीक है। जब हमारा इतिहास इतना स्वर्णिम है तो उसको वापस हमको लौटाना क्या है, जरूरी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा, ये आपके पास क्या है, एक MCQ है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप क्या करेंगे, इसका एग्जाम मतलब आप इसका आंसर क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में देंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर, आज का लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।